नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीसीज, यानी कि हाथी के बारे में बोला जा रहा है आपसे, ये की स्टोन स्पीसीज है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द इंडियन एलिफेंट्स आर लिस्टेड एज वनरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर हमारे एलिफेंट को, इंडियन एलिफेंट को, इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया गया, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि अगर एलिफेंट के बारे में बात करें, तो इसे माना जाता है एक की स्टोन स्पीसीज है जो कि इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बनाने में काफी काम करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इकोसिस्टम में, इंटायर इकोसिस्टम में इसे एक तरह से ऐसी स्पीसीज के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप ट्रीट कर सकते हैं जो कि पूरे इन्वायरमेंट में एक वेल मेंटेन बैलेंस मेंटेन करने में काम करता है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इंडियन एलिफेंट की बात करें जो उसके बारे में, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमें गिवन था ये नॉट करेक्ट है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर एलिफेंट की जो कैटेगरी है, 3 टाइप की कैटेगरी है, इंडियन, सुमेत्रन और श्रीलंकन। यानी कि सुमात्रा वगैरह एरिया में जो एलिफेंट होता है उसकी कैटेगरी है, इसके अलावा श्रीलंका में जो कैटेगरी है, और हमारी कंट्री में, यानी 3 तरह की कैटेगरी के एलिफेंट पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेड्यूल कास्ट, या फिर शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में जैसा आपसे पूछा जा रहा है, इन ट्राइब्स के बारे में आपको बताना है, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये दो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। इन दोनों ही स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्रिपेयर्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्पीसीज, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें, इसके लिए एक स्पेशल लिस्ट तैयार किया जाता है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास होता है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि थारू ट्राइब, यानी कि एक ट्राइब है जिसका नाम थारू है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि थारू ट्राइब्स बिलोंग्स टू द तराई लोलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार ओनली, यानी थारू ट्राइब के बारे में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और यूपी, यानी और उसके अलावा बिहार, इन दोनों ही स्टेट के अंदर बिलोंग करती है, इसके अलावा किसी भी एरिया में नहीं होता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो थारू ट्राइब की अगर हम बात करें, जैसा कि आपसे बोला गया, इसके एरिया के बारे में बोला गया कि सिर्फ ये बिहार और यूपी में ही बिलोंग करता है, यानी कि इन दोनों ही एरिया के अंदर होता है। ये बात यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए यहाँ पे कि ये बिहार यूपी के अलावा जो नेपाल वाला एरिया होता है, नेपाल, उसके अंदर भी ये ट्राइब रहती है। यानी कि आप ये कह सकते हो इंडिया और नेपाल दोनों ही कंट्री में ये ट्राइब होती है। यानी अगर आप मैप में देखें तो ये आपके पास उत्तर प्रदेश और ये आपके पास बिहार, इसके अलावा जो नेपाल जो कंट्री है, इस पर्टिकुलर इस एरिया में आप बोल सकते हो ये थारू ट्राइब होती है। तो यानी कि ये कहना कि सिर्फ ये यूपी में और बिहार में ही अवेलेबल है ये ट्राइब, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे। बल्कि आप ये कह सकते हो इंडिया और नेपाल दोनों कंट्री के अंदर ये ट्राइब होती है। इंडिया के अंदर यूपी और बिहार के आसपास, और नेपाल जो कंट्री है उसके अंदर भी ये ट्राइब होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जिसमें ये बोला गया कि एक लिस्ट तैयार की जाती है, बिल्कुल हाँ, आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर जो प्रेसिडेंट के थ्रू एक लिस्ट डिक्लेयर की गई है, जिसके अंदर एक ये कंसीडर किया गया कि कौन कौन सी ट्राइब है जिसे शेड्यूल की गई है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, उसे आप शेड्यूल ट्राइब बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइब एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस जो होता है ट्रेड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसे हम शॉर्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन को बोल देते हैं UNCTAD, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है।
इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि ये आप ये कह सकते हैं यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग डिफरेंट कंट्री है वर्ल्ड में, सबको मिलाकर के एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाती है। उसके अंदर ये परमानेंट एक बॉडी आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि यूएनसीटीएडी के बारे में एक डेफिनेशन आपको दी गई है। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें वर्ल्ड में जितनी कंट्री है मैक्सिमम कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जनरल असेंबली है उसके तहत इसका स्टैब्लिश किया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनसीटीएडी, यानी यूएनसीटीएडी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और उस रिपोर्ट का नाम बताया जा रहा है आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला गया नाइदर वन नॉर टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, यानी कि यूएनओ की बात करें, तो यूएनओ के अंदर बहुत सारी एक बॉडी होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग सेक्टर को ध्यान में रखते काम करती है। उसी के अंदर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बॉडी बोल सकते हैं जिसे शॉर्ट में हम यूएनसीटीएडी बोल सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड अच्छे से हो, फ्री ट्रेड सिस्टम डेवलप हो, और ट्रेड के रिलेटेड जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए उसे फुलफिल करने के लिए, यानी उसके डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब बात करते हैं कि भी सबसे पहले इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, इसे यूएनओ की जो जनरल असेंबली उसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था, और इसे जो स्टैब्लिश किया गया था 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और ये एक तरह से परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। अच्छा, बाद में अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, यानी कि वो सारी रिपोर्ट जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो बहुत सारी रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, जैसे कि स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला गया कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हाँ ये पब्लिश करती है ये, यानी कि आप ये कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी सी हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी काफी रिपोर्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करती है, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट पब्लिश करती है, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करती है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसके अलावा कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट को, ट्रेड इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट को पब्लिश करके हर कंट्री की एक पोजीशन बताती है और उसके मार्केट वैल्यू क्या है ये बताती है। तो ये सारी रिपोर्ट है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। Which of the following are correct about the डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसे चूज करके अपना आंसर चूज करना है, जो कि 4 ऑप्शन की फॉर्म में है। ऑप्शन ए में आपसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ही स्टैब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड हरिजन। हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था अंबेडकर जी ने, इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंट कमेटी टू वर्क इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रही थी उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ये कमीशन, और इसको वापस भेजने के लिए हमारी कंट्री में एक अपॉइंटमेंट की गई थी इनकी, ताकि ये इस कमीशन को वापस भेज सके इस कमेटी के वर्क को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ब्रिटिश के साथ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोगों को मालूम है 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, और तीनों में ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में ही बी आर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गई और तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अंबेडकर जी के बारे में अभी रिसेंटली कोई इंपॉर्टेंट डे था, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं फर्दर आपको आंसर बताऊं, मैं चाहता हूं कमेंट करके आप बताइए अभी कौन सा ऐसा डे सेलिब्रेट हुआ था जिस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब मैंने पूछा था आपसे कौन सा डे अभी स्पेशल था, तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस वजह से ये पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक रीजन आपके लिए ये है जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा रीजन ये है कि अभी 6 दिसंबर को, ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी थी जिसको महापरिनिर्वाण दिवस बोला जाता है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो रीजन है, 26 नवंबर आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है हमारी कंट्री में, ठीक है, और ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने, उसे बनाने में काफी मेजर रोल था इनका, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के अंदर है। और दूसरा ये कि इनकी डेथ एनिवर्सरी यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर को, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया कि हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। नहीं, ये जो न्यूज़पेपर था ये महात्मा गांधी जी ने पब्लिश किया था, जो कि वीकली बेसिस पे आया करता था। 1933 में न्यूज़पेपर आया करता था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था। तो इनके द्वारा मूक नायक एक न्यूज़पेपर था जो 1920 में पब्लिश किया जाता था, हर 15 डेज में ये न्यूज़पेपर आया करता था। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इन्हें अपॉइंट किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंट कमेटी के द्वारा, कि साइमन कमीशन था इसको वापस भेजने के लिए, इसके रिगार्डिंग में काम करने के लिए 1925 में। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और जो मैं बात कर रहा था आपसे राउंड कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था कि 3 टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हमारी कंट्री में हुआ था ब्रिटिश के साथ, और तीनों में ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और गलत होने की वजह यह है कि हरिजन न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी ने पब्लिश किया था, इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था वो मूक नायक है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। विद रेफरेंस टू नर्मदा रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नर्मदा रिवर के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुला इंडिया, यानी कि इंडियन पेनिसुला की बात करें, यानी कि नीचे अगर इस टाइप का बन के आ जाता है, यानी कि ये गुजरात, महाराष्ट्र और इस तरह से बाकी स्टेट आ जाते हैं, और इधर आप बोल सकते हो कि ये आपके पास ये जो एरिया हो जाता है वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला, यानी कि ये ऐसी रिवर है जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट फॉर्म्स ए धौंधार फॉल, यानी कि ये एक धौंधार फॉल को निर्माण करती है, उसको बनाती है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट राइज फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट, यानी कि ये जो ओरिजिनेट होता है, थर्ड स्टेटमेंट में इसके ओरिजिन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो बनती है रिवर तेबन जो ओरिजिनेट होती है, यानी कि जहां से राइज होती है वो छोटा नागपुर प्लेट से होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने। अब आपको बताना है कि नर्मदा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें आपको तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम मैप में बात करें, इंडिया के मैप में बात करें, तो नागपुर ये जो नर्मदा रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि इस डायरेक्शन से, यानी कि आप ये कह सकते हो सेंट्रल इंडिया से, यानी कि मध्य प्रदेश से ये रिवर फ्लो स्टार्ट होती है और ये जाकर के अरेबियन सी के अंदर ये फॉल करती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो आपको जो स्टेटमेंट दे रखा था कि इनकी और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो फ्लो करती है बिटवीन ये विंध्या रेंज से रिलेटेड सतपुरा रेंज के बीच में ये फ्लो करने वाली रिवर है। अच्छा, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसा आपसे बोला गया कि भी सेकंड स्टेटमेंट में पहले कि ये जो फ्लो करती है ये और मतलब फॉर्म करती है धुंधार फॉल को ओरिजिनेट करती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी है, वहां पर ये रिवर एक फॉल क्रिएट करती है जिसे धुंधार फॉल आप बोल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये वेस्ट फ्लो करती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि इसके ओरिजिन के बारे में कि ये छोटा नागपुर प्लेट से ओरिजिनेट होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो ये मैकाला रेंज जो कि अमरकंटक में है
मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से ये रिवर स्टार्ट होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। गलत होने की वजह यह है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर जो प्लेस है मैकाला रेंज, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के साथ साथ ही कुछ रीजन में महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये रिवर फ्लो करते हुए आप ये कह सकते हो कि ये अरेबियन सी में जाकर के फॉल कर जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है हमारी कंट्री में ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, किसी भी 3 रिवर का आपको नाम बताना है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वेस्ट डायरेक्शन में आपको पता लग गया कि नर्मदा एक रिवर है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए।